वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में प्राचीन इतिहास का 60 नोट्स पूरा क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने की मुख्यतः 3 स्रोत हुआ करते थे। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण है। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से अभिलेख, स्थापत्य कला, चित्रकलाएं, मुद्राएं आदि का शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आपका है अभिलेख। अभिलेख की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेखों का मुख्य शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों आदि का प्राप्त होता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख बोगसकोई मध्य एशिया का है। इसमें वैदिक कालीन देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य अभिलेख प्राप्त होते हैं। भारत के सबसे प्राचीनतम अभिलेख अशोक के अभिलेखों को माना जाता है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। महत्वपूर्ण अभिलेखों की बात कर लें तो हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख, कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है इसमें। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन द्वारा बनाया गया था, सुदर्शन झील के विषय में जानकारी देता है। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन शासकों की उपलब्धियों का विवरण इसमें प्राप्त होता है। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त स्कंदगुप्त के विजय के बारे में वो मिलता है। नेक्स्ट आपका ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय ने बनवाया था। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी प्राप्त होता है। ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त और होड़ों पर विजय का विवरण देता है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के बारे में मिलता है। बांसखेड़ मधुबन अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट आपका बालाघाट का कार्ले अभिलेख सातवाहन शासकों की उपलब्धियों का विवरण मिलता है। अयोध्या अभिलेख शुंग शासकों की उपलब्धियों का विवरण मिलता है। भरूच अभिलेख शुंग शासकों का द्वारा निर्मित है। एरड़ अभिलेख भानुगुप्त और सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्यिक, लौकिक साहित्यिक। धार्मिक साहित्यों में वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, महाभारत, रामायण, बौद्ध, जैन साहित्य आदि शामिल हैं। जबकि लौकिक साहित्य में अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, मुद्रा राक्षस, देवकी चंद्रगुप्त, मालकी काव्य, मित्रम, राजतरंगिणी आदि शामिल हुआ करते हैं। विदेशी विवरण का बात करें तो भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण के प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत होता है। इसमें मुख्यतः यूनानी, रोमन, अरबी, चीनी यात्री सम्मिलित। निम्नलिखित पुस्तकों के बारे में देखा जाए तो मेगास्थनीज इंडिका लिखा था। मौर्य कालीन समाज एवं संस्कृति का उल्लेख मिलता है। प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका भारत व इटली के मध्य व्यापार, वनस्पति व खनिजों का उल्लेख मिलता है। टालमी का ज्योग्राफी ऑफ पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है। हेरोडोटस हिस्टोरिका लिखा था, भारत और फारस के मध्य संबंधों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आपका फयान सियूकी गुप्तकालीन समाज एवं धार्मिक आर्थिक स्थिति का विवरण मिलता है। हेनसांग ने सियूकी का वर्णन किया था। अर्शकालीन भारत का वर्णन मिलता है। हीली ने हेनसांग की जीवनी लिखी थी। हर्षकालीन इतिहास का वर्णन मिलता है। इत्सिंग नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उस समय के भारत का उल्लेख मिलता है। मार्को पोलो और पांड्य साम्राज्य का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास का काल विभाजन। प्राचीन भारत इतिहास की विशद सामग्री को इतिहासकारों ने अध्ययन की दृष्टि से 3 कालों में वर्गीकृत किया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य प्राप्त है परंतु अपठनीय है। तीसरा है ऐतिहासिक काल, पठनीय लिखित साक्ष्य प्राप्त है।
प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो पाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम पाषाण कालीन सभ्यता की खोज 1863 ईस्वी में हुई थी। इस दौरान भू वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास में पल्लवरम में प्रथम पूरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए थे। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है पूरा पाषाण काल। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन युग से हुआ है। इस काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार आर्किड शिकार था। मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के बने चित्र प्राप्त होते हैं। इस काल में होमो सेपियंस ज्ञानी मानव का उदय माना जाता है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। इस काल के पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागाओं से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के सरायनाहर तथा मगधा नामक स्थान में मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे। इसे मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। नवपाषाण काल की बात करें तो इस काल में मानव सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसी से के साथ इलाहाबाद के कुलडियावा में चावल की खेती के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इस काल में मानव कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उनकी अवस्थिति के बारे में बात करें तो पहला है हड़प्पा। दयाराम साहनी 1921 में किया था। मोहनजोदड़ो की खोज रखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। इस काल की सबसे बड़ी खोज पहिए का आविष्कार था। नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं। नवपाषाण काल में ही सर्वप्रथम आग का प्रचलन मिलता है। कश्मीर के बुर्ज होम में मानव के शव के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में हुआ है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी दिया जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। रेडियो कार्बन 14 और C14 तकनीकी के माध्यम से इस सभ्यता के काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व में बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर 2 भागों में विभाजित था, पहले दुर्ग और निचला शहर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय व्यापार कृषि तथा पशुपालन था। सिंधु घाटी सभ्यता में निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल के अनेक फल उगाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्वारा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता में स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनते थे। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा व लिंग पूजन का प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में से मिलता है। पशुओं में कुबड़ वाला बैल इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सिंधु सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपाट और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट आगे बात करें तो वैदिक काल। वैदिक काल को ऋग वैदिक काल तथा पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल को सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे नदी की प्रमुख कहा जाता था। उसकी पवित्रता के कारण ही उसको नदीतम कहा जाता था। आर्य वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से होती है। वेद 4 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक संहिता का सही क्रम है वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद हुआ करते हैं। चारों वेदों में सम्मिलित रूप से संहिता कहलाता है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। जब आपसे कभी पूछा जाए तो वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है तो अथर्ववेद। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथों से प्राप्त होती है। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है और सबसे प्राचीन। इसमें 10 मंडल और 28 सूक्ति हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अष्टोमा सदन में वाक्य ऋग्वेद से लिया गया। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेखित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। छंदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, जबकि 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम जवालोपनिषद में मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित है। वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कारीगर आदि शिल्पों की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में प्रमुख व्यवसायों का उल्लेख प्राप्त होता है। तक्षण, बढ़ई, धातुकार, धातुओं का कार्य करने वाले, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय, जुलाहे को जो करते हैं, कुम्हार को कुलाल का आदि कहा जाता है।
ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र और उसे पुरंदर कहा जाता था। बादल एवं वर्षा का देवता भी कहा जाता था। ऋग्वेद में इंद्र की स्थिति में 250 सूक्ति है। उत्तर वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में इंद्र का स्थान प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला था। यजुर्वेद में ब्राह्मी धान को कहा जाता, ब्राही धान को कहा जाता था, यव को जव कहा जाता था, माड़ को उड़द कहा जाता था, मोदक को मूंग कहा जाता था, गोधूम को गेहूं कहते थे। उसर मसूर आदि अनाजों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख मिला हुआ था। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की विभिन्न इकाइयां थी। द्रोण अनाज मापने के लिए प्रयुक्त हुआ करता था। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। पुनर्जागरण का अवधारणा बृहदारण्य उपनिषद में मिलती है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ईशोपनिषद में मिलता है। यम और निचकेता का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। इसके अलावा इसमें अन्य इकाइयों के रूप में गांव, बीस एवं जन का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुचारण था। पशुओं की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं और अनुष्ठान किए जाते थे। गाय को अगन्य अर्थात न मारे जाने वाला पशु कहा जाता था। गाय से संबंधित विभिन्न शब्दों के उल्लेख भी मिलते हैं। गोमत धनी व्यक्ति जिसे कहते थे, जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी उसे सबसे धनी व्यक्ति माना जाता था। गविष्ठ गायों की खोज के लिए, गोपति गाय का रक्षक होता था आदि होते थे। वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। यह राजा को चुनने एवं पदच्युत करने का कार्य करती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उनके संस्थापक। न्याय दर्शन के महर्षि गौतमी हुआ करते। न्याय के लिए गौतम प्रसिद्ध थे। सांख्य के लिए महर्षि कपिल थे। मीमांसा के लिए महर्षि जैमिनी थे। योग दर्शन के लिए महर्षि पतंजलि हुआ करते हैं। वैशेषिक दर्शन के लिए महर्षि कणाद। एक बार फिर से रिवीजन करें। न्याय दर्शन के लिए गौतम, सांख्य दर्शन के लिए कपिल, मीमांसा दर्शन के लिए महर्षि जैमिनी, योग दर्शन के लिए महर्षि पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के लिए महर्षि कणाद को जाना जाता है। महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का विकास हुआ था। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में किया गया है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय था, जबकि जैन ग्रंथ की बात करेंगे तो भगवती सूत्र में उल्लेख किया गया। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता था। बौद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौशल, वश, मगध और अवंती थे। गणतांत्रिक गणतांत्रीय राज। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें 8 वज्जी संघ के थे, 2 मल्ल के अंतर्गत आते थे। बुद्ध काल का सर्वाधिक बड़ा शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवीय गणराज्य था। 10 गणतंत्र राज निम्नलिखित हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के मध्य, अलक्कम के बुली और केशपुत के कलाम, रामग्राम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मोरियस, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेही। नेक्स्ट आपका जैन धर्म। नेक्स्ट टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर हुए थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के मुखिया थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजक चेटक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग के बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जुम्बिक ग्राम के समीप ऋचपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य प्राप्ति हो जाने के बाद महावीर को जीन विजेता, आर्त जिसे पूज्य कहा जाता है, और निग्रंथ बंधनहीन सभी मोह माया से दूर हो जाना कहलाए थे। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगट्ठ और नाथपुत्र कहा गया है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्ध-मगधी भाषा में दिया था। महावीर ने प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जैन धर्म के तीर्थरत्न सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण हुआ करता है। जैन धर्म में पंचतंत्र, पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य की व्यवस्था की गई थी।
महावीर की मृत्यु बिहार राज्य के पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हो गया था। स्यादवाद, अनिकांतवाद और सप्तभंगिनीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। कुछ प्रमुख शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। उदयन, चंद्रगुप्त और मौर्य, कलिंग राजा खारवेल, अमोघवर्ष, राजपूत राजा चंदेल शासक थे। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित थे। महावीर की मृत्यु के बाद जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बढ़ गया था। स्थूलबद्ध के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए थे। जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का संकलन भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में किया गया था, जो कि संस्कृत भाषा से लिया गया था। चंदेल शासकों में खजुराहो का मंदिर उज्जैन मथुरा धर्म के लिए प्रसिद्ध था। प्रमुख जैन संगतियाँ। प्रथम जैन संगति 298 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में स्थल पाटलिपुत्र था। अध्यक्ष इसके स्थलभद्र थे। प्रथम संगति में 12 अंगों का संकलन किया गया था। वह जैन धर्म के दो भागों में विभाजन, श्वेतांबर और दिगंबर। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुआ था। देवार्दिगढ़ क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय जैन संगति के दौरान जैन धर्म ग्रंथियों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध और संकलित किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिससे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया था। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। सिद्धार्थ को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ के बुद्ध के नाम से जाने गए थे। वह स्थान बोध गया कहलाता है, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। बुद्ध ने अपने उपदेश से जन साधारण भाषा पाली में दिया था, जबकि वहां दिया जैन धर्म की बात करें तो वहां पे प्राकृतिक अर्धमक्ति में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण भाषा पाली में दिया तथा कौशल, वैशाली, कौशाम्बी तथा अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, जबकि पहला सारनाथ में दिया था, श्री ऋषिपत्तनम में दिया था। बिम्बिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन अनुयायी शासक थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली और आनंद हुआ करते थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में किया गया। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे: दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए थे: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं के संकलन कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को त्रिपिटक कहते थे, जैसे विनय पिटक संघ संबंधी नियमों के आचार की शिक्षाएं, सुक्ति पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत। सुक्ति पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। देखो, विनय पिटक में सब क्या हुआ था, संघ संबंधी नियमों और उसके आचार के बारे में विवरण मिलता है। विनय पिटक में क्या है, संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, जबकि सुक्त पिटक में धार्मिक सिद्धांतों का विवरण मिलता है तथा अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का विवरण मिलता है। जबकि सुक्त पिटक को, जब कभी आपको एग्जाम में पूछा जाए किस पिटक को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा सुक्त पिटक। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक आधार पर हुआ था। संघ में प्रविष्ट होने वाले को उपसंपदा कहा जाता था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। जबकि जैन धर्म की बात करें तो वहां पे श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ था। बिहार और बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के विशेष योगदान दिया था। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विशेष योगदान दिया था। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र हुआ करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। शासनकाल था अजातशत्रु का।
अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संघ थी वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। शासन काल था कालाशोक का। अध्यक्ष थे सबक अमीर। तृतीय बौद्ध संघ थी पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में। अध्यक्ष वहाँ थे मोगली पुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संघ थी कुंडलवन कश्मीर में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कनिष्क शासनकाल में। अध्यक्ष हुआ करते थे वासुमित्र अश्वघोष। इनके स्थानों के याद करने का एक ट्रिक हुआ करता था, रवे पाकू कहा जाता था। रवे पाकू अर्थात राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलक्रम। और इसके शासन समय की बात करें तो 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। जब शासनकाल की बात की जाए तो कौन से बौद्ध संघ किसके शासनकाल में हुए थे, उसके शासन काल को याद करने का एक आसान सा ट्रिक होता है, अका अक। क्या होता है? अका अक। पहले वाले अ से होता है अजातशत्रु, का से कालाशोक, फिर दूसरे वाले अ से अशोक, तीसरे वाले क से कनिष्क हुआ, चौथे वाले क से कनिष्क हुआ करता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी हुआ करता था। उसने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ क्षत्रिय तथा विशाखदत्त कृत में मुद्रा राक्षस में वृषल कुल या निम्न कुल को बताया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने सेंड्रोकट्स, एरियन तथा प्लूटार्क्स ने एंड्रोकोट्स तथा फिलिकार्स ने सेंड्रोकोट्स कहा था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिल्यूकस निकेटर को हराया था। सिल्यूकस निकेटर ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज आया था। यह भारत में आने वाला प्रथम राजदूत था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका का मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों में मिलती है। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रघात, वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया था। देखो, बिंदुसार का अनेक लेखकों ने अनेक नाम दिए थे। जैसे यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रघात कहता था तथा वायु पुराण में भद्रसार कहा गया था, जैसे जबकि जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया था। बिंदुसार आजीवक समुदाय का अनुयायी था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमीटस नामक राजदूत भेजा था। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मीठी मदिरा तथा सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था। बिंदुसार के बाद अशोक मगध का शासक बना। मस्की, निट्टूर, उदगोलम एवं गुर्जर अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। शेष अभिलेखों में से देवानाम, प्री तथा देवनाम एवं प्रियदर्शी कहा गया। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। अशोक ने अपने अभिलेखों के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग की आक्रमण किया था। कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया था। तो गुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ करता था। 1750 ईसा पूर्व में टीफेन थिलर ने सर्वप्रथम अशोक के दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज की थी। जेम्स प्रिशत ने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अशोक के बृहद शिलालेख। प्रथम शिलालेख पशु बलि की निंदा। दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा के संबंधित है। तीसरा अभिलेख अधिकारियों के 5वें वर्ष का दौरा, हर 5वें वर्ष में दौरा करना।
पांचवा शिलालेख धम्म महापात्रों की नियुक्ति तथा 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या। 13वां कलिंग युद्ध। देखो, प्रथम शिलालेख पशु बलि की निंदा तथा दूसरा अभिलेख मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा। तीसरा शिलालेख अधिकारियों के 5वें वर्ष पे दौरा करना गांव शहरों में जाके। जब पांचवा अभिलेख धम्म महापात्रों की नियुक्ति तथा 11वां धम्म की व्याख्या। 13वां कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। मौर्य काल में बलि एक प्रकार की धार्मिक कर था, जबकि भू राजस्व में राजा के हिस्से को भाग कहा जाता था। उदक भाग सिंचाई कर था। भरूच एवं सांची स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक का कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता है। अशोक का कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता है। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ी को काटकर गुफाएं आजीविका को दान में दी गई थी, जिसमें से बराबर की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कड़ चौपड़ नामक गुफा सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। सारनाथ स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। धमेक स्तूप सारनाथ में है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पहले 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, जिनका निर्माण अशोक ने करवाया था। मौर्य प्रशासन के विषय में कौटिल्य अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की इंडिका की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती थी। न्यायालय में दीवानी मामलों में, कंटक शोधन न्यायालय में फौजदारी मामलों का निपटाया जाता था। मौर्य काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति एवं पश्चिमी तट पर मृग, कच्छ और शोपरा भारत के महत्वपूर्ण पतन थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन सिक्के इस प्रकार थे। कसारपण पड़ या धरणी धरण चांदी के थे। पड़ या धरण को चांदी के हुआ करते थे। सुवर्ण सोने के हुआ करते थे। भासक तांबा का हुआ करते थे। काकड़ी छोटे तांबे का सिक्का हुआ करता था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रमुख भारतीय विद्वान और उनके संरक्षक। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल में थे। नागार्जुन कनिष्क के शासनकाल में थे। चरक कनिष्क के शासनकाल में थे। कनिष्क के शासनकाल में कौन कौन से? अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। समुद्रगुप्त हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे। बाण भट्ट हर्षवर्धन के। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज चौहान के। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास थे। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम के गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर गुप्त संवत की शुरुआत की थी। गुप्त वंश के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत चांदी के सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणवर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी रचना है? विंसेंट स्मिथ की रचना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर भूमराम मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नचना कुटार मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर खो मध्य प्रदेश में। भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में। भीतरगांव मंदिर ये एक ऐसा मंदिर है जो ईंटों से निर्माण हुआ था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिश्चंद्र था, जिसने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय की विजयों का विवरण मिलता है। समुद्रगुप्त ने विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किया था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। वह संगीतज्ञ, कवि तथा विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों को साम्राज्य का विस्तार किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज और देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत आदि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बौद्ध चीनी यात्री फयान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए और शिकार की उपाधि सकारी की उपाधि धारण की थी। उसकी विजयों का विवरण उदयगिरि गुहालेख से प्राप्त होता है। उसके दरबार में 9 रत्न विद्यमान थे। कालिदास, धन्वंतरि, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर वराहमिहिर और
वररुचि आदि। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रदामन से किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त हुआ तथा गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। स्कंदगुप्त ने पाणिदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। उसके पुत्र चक्रपालित से गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था। प्रशासनिक सुविधाओं के लिए स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित किया था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गरुड़ गुप्त वंशी राजचिन्ह था। गरुड़ गुप्त वंशी राजचिन्ह था। कला साहित्य नारद, कात्यायन, याज्ञवल्क्य एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना भी गुप्त काल में ही हुई थी। सर्वप्रथम जाति के रूप में कायस्थ का उल्लेख पोषणम की स्मृति मिलता है। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। गुप्त काल में निर्मित अजंता एवं बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण थी, जिनमें से अजंता की गुफाओं की संख्या 16 में क्रीड सन राजकुमारी का चित्र विशेष रूप से प्रशंसनीय है। वह गुफा संख्या 17 में बुद्ध की जीवनी से संबंधित चित्र विवर्णित है। बीज गणित के लिए ब्रह्मगुप्त ने जिस शब्द का प्रयोग किया वह कटक गणित है। यह एक निश्चित समीकरण की शर्तों को कम करने के लिए एल्गोरिथम है। विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने शून्य के सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली का विकास गुप्त काल में हुआ था। गुप्तकालीन साहित्यिक रचनाएं पुस्तक थे ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संगम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम और शिववर्षियम, ये सारी पुस्तकें कालिदास की हैं। मुद्रा और राक्षस देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की रचना है। काव्य दर्शनम, दश कुमार चरित्रम दंडी की थी। स्वप्न वासवदत्तम, चारुदत्त, अरुभंग, कर्णभाव, पंचरात्रि, ये सारी रचनाएं भास की हैं। हर्षचरित कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली हर्ष की रचना है। कीर्तार्जुनीयम भारवी की है। रावण वध वत्स भट्टी है। अमरकोश अमर सिंह है। चंद्र व्याकरण चंद्रमौली। बाकी कौन कौन से हैं? गुप्त काल में शैव धर्म के अनेक संप्रदायों का विकास हुआ था। शैव, पशुपति और कपालिक और कालामुख हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन राजाओं का उदय हुआ था वह वर्धन पुष्यभूति वंश था, जिसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। इसके प्रथम शासक प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टाकर और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। राजा राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। यह प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ था, जिससे हर्ष की पराजय हुई थी। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि कहा जाता है। हर्ष ने बाण भट्ट, मयूर, दिवाकर व हेनसांग आदि विद्वानों के संरक्षण प्रदान किया। वह सूर्य, शिव और बुद्ध का उपासक था। हर्ष प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 सांस्कृतिक नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की रचना हर्ष ने की थी, जिसके लिए उसे साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। पूर्व मध्यकालीन राज्य वंश गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक वास्तविक संस्थापक वत्सराज था। उसके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। गुर्जर प्रतिहार का प्रथम उल्लेख पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में किया गया है। ऐहोल अभिलेख जैन कवि रविकीर्ति की संस्कृत में लिखा है। मिहिर भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ था। चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना की थी।
गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश के यशस्वी शासक होने के साथ साथ विद्वान भी था। उसे उसके लेखों के विविध विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। 1194 चंदावर के युद्ध में जयचंद्र मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित हुआ था। जयचंद्र ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया था, जिसने नए सिद्ध चरित्र एवं खंडन खाद्य की रचना किए थे। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंद्रबरदाई एवं पृथ्वीराज रासो तथा जयानक ने संस्कृत काव्य पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की और मान्यखेत की अपनी राजधानी बनाया था। उसने उज्जैनी में हरिणगर्भ नामक किया एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्णदेव प्रथम ने किया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा में कवि पुन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। वाकाटक वंश के प्रवरसेन प्रथम एकमात्र शासक थे जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन द्वितीय की प्राकृतिक भाषा में सेतु बंध की रचना की, जिसमें उसने राम की लंका विजय का उल्लेख किया था। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशन प्रथम ने की थी, जिसने समय प्रतापी राजा पुलकेशन द्वितीय था। और वातापी के चालुक्य वंश के साथ विकृत एहोल अभिलेख में मिलता है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय को पराजित कर कांची कोंडी की उपाधि धारण की थी। पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ कला शैली के आधार थी। द्रविड़ स्थापत्य की 3 प्रमुख अंग थे: रथ, मंडप, विशाल मंदिर। परसी ब्राउन की पल्लव वास्तुकला के विकास की शैलियों को 4 भाग में विभाजित किया गया था: महेंद्र वर्मन मम्मल शैली, राजसिंह शैली और नंदी वर्मन शैली। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। उसने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया और केसरी की उपाधि धारण की थी। उसने चालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता थी। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे ऊर सभा और महासभा नगरम। चोल काल में भूमि कर ग्राम सभा द्वारा वसूल किया जाता था। चोल साम्राज्य में भूमि कर कुल उपज का भाग हुआ करता था। चोल मंदिर निर्माण कला की प्रमुख विशेषताएं: वर्गाकार ऊंचे विमान मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभ। कांच के नटराज की मूर्ति का निर्माण चोल काल से शुरू हुआ था। शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए दान दी गई भूमि शाला भोग कहलाती थी। पंप, पुन्नम तथा रन कन्नन साहित्य के त्रिरत्न माने जाते थे। जैन तीर्थंकरों को पंप ने आदि पुराण, पुन्नम से शांति पुराण और रन्नन ने अजीत पुराण की रचना की। यहाँ पर हमारा प्राचीन इतिहास समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास को नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।